हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हो 2025 में बोर्ड एग्जाम्स वापस से देना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो अपने मार्क्स को सीबीएसई के थ्रू, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। देखो, पहले आपको ये जानना चाहिए कि सीबीएसई का जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स होता है वो केवल सीबीएसई के एक्स स्टूडेंट ही दे सकते हैं। मतलब अगर आपने 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया था, वेदर यू आर इन क्लास 10th और 12th, आप जो है सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स 2025 में दे सकते हैं। बट 2024 से पहले वाले स्टूडेंट सीबीएसई इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते। वो एडिशनल्स के लिए एलिजिबल होते हैं, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट्स के लिए, फेलियर के लिए एलिजिबल होते हैं, बाकी इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देते हो और आप एक जेई एस्पिरेंट्स हैं या आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 60+ लाना चाहते हैं या आप नीट एस्पिरेंट्स हैं, जिस भी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको इंप्रूवमेंट देना पड़ता है सेम बोर्ड से, जिससे कि आपको जो पासिंग ईयर है वो चेंज ना हो और आपका जो बोर्ड है वो उसके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ये फॉर्म का प्रोसीजर टोटली ऑनलाइन रहते हैं। आपको घर से अपना फॉर्म फिल करना होता है और केवल एग्जाम्स के लिए जाना होता है। इसके लिए एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, मार्कशीट कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ के लिए हम लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के जितने भी डिटेल्स हैं, लाइक आपका एग्जाम्स के लिए क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी है, ये सारा कुछ इसमें समझेंगे और फॉर्म के बारे में भी समझेंगे, कैसे फॉर्म आपका आता है। तो सबसे पहले आपको समझना है, ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स होगा, वो 2025 में होने वाला है और ये फ़रवरी में होगा। ठीक है? इसके लिए जो सिलेबस रहेगा ना, तो अभी वाला जो 2025 के स्टूडेंट है ना, इनके बेसिस पे सिलेबस होगा। जो अभी करंट सिलेबस चल रहा है, इसके बेसिस पे होगा। तो अगर हम लोग इस वीडियो पे अप्रोक्सिमेटली 50 प्लस लाइक्स आता है, तो हम लोग सिलेबस वगैरह को भी डिकोड करेंगे एंड उसे समझेंगे। ठीक है? तो 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है, ये क्लियर है। इसका जो फॉर्म आएगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। ये आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, हर साल ऐसे ही रहते हैं। लगभग कुछ दिनों का विंडो ओपन रहता है, तो अगर इस दिन आप एक्टिव रहते हो तो आपका फॉर्म फिल हो जाता है। तो इन केस अगर कुछ डाउट्स भी रहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग वैसे भी, आप हमारे वेबसाइट्स पे जाके वहाँ से चेक करोगे तो नीचे हमने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं। वहाँ से भी आप एक्टिव रह सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, जिससे कि कहीं पे भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फॉर्म का डेट ना छूटे। ठीक है? और जो आपका रिजल्ट्स होते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए, तो वो आपको मार्कशीट केवल मिलता है आपको, वो आपके घर पे आ जाता है। और रेगुलर स्टूडेंट्स के जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं ना मई में आपका ऑनलाइन, वैसे ही आपका भी आ जाता है। जैसे लाइक आपका 2024 में आया था ना रिजल्ट्स, वैसे ही आएगा। अब इसमें आपको और भी डिटेल समझेंगे कि कैसे आपका जो है जुलाई सेशन का अगर मार्क्स ड्रॉप करना है, तो आपका जेईई का फॉर्म फिल करना है तो कैसे करना है, वो सब भी समझ लेते हैं एक बार। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जोसा में हमारा जो है कौन सा इंप्रूवमेंट वैलिड रहता है और किस केस में वैलिड रहता है। तो लेट्स से कि अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम सीबीएसई से पहले आपने बोर्ड एग्जाम दिया था और अभी आप वापस से इंप्रूवमेंट एग्जाम सीबीएसई से ही देते हो, तो ये वैलिड है। अब इसमें आप केवल एक ही सब्जेक्ट का दे दो, या आप 2 का दे दो, या आप 3 का दे दो, या 4 का दे दो, या 5 का दे दो, या आपके पास 6 हैं तो 6 का दे दो। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल होते हो जोशा काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए। बस आपका 75 प्लस आ जाना चाहिए होता है। ठीक है? अगर 75 प्लस परसेंटेज आ जाता है एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने की वजह से, 2 में या 3 में, तो आप जो है लाइक जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप जेईई का फॉर्म फिल कर सकते हो। जेईई मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। जैसे आपका लेट्स से कि 61% आया है, तो भी आप जेईई मेंस का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है? बट आपको अगर आईआईटी या एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो जीएफटीआईस होता है, तो उसके लिए आपको 75 प्लस लेके आना पड़ता है। काउंसलिंग के टाइम पे ये शो करना पड़ता है। उससे पहले नेसेसरी कहीं नहीं होता। आप एडवांस का फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देते हैं एनआईओएस के थ्रू, नेशनल बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू, तो क्या वो वैलिड रहेगा? देखो, इसमें इम्प्रूवमेंट जो है ना, बोर्ड ने डायरेक्टली क्लियर कर दिया। पहले तक एक्सेप्ट हुआ करता था, बट अब क्लियर कर दिया है कि दो सेपरेट बोर्ड का मार्कशीट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेट्स से आप यूपी बोर्ड से हो और एनआईएस बोर्ड का आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट इस केस में एक चीज कर सकते हो, आप वापस से सारे सब्जेक्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हो एनआईएस में। ऑल सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वो एक फ्रेश फॉर्म होता है। ठीक है? अब ये फ्रेश जो होता है ना, फ्रेश 12th, वो कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि मेरा 1 साल का गैप हो जाएगा, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बन जाता है आपका। इकोनॉमिकल वीकर कंडीशंस, बहुत सारे अलग-अलग रीजन्स रहते हैं, उसमें बन जाता है। ठीक है? तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से आपके 75% फुलफिल नहीं हो पा रहा है और आप यूपी बोर्ड में कोई ऑप्शंस नहीं पा रहे हो, या दूसरे बोर्ड्स में ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है इंप्रूवमेंट का, आपको लगता है कि मैं इस बोर्ड से, सीबीएसई से मान लो इंप्रूवमेंट नहीं दे पाओगे, आपके आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो आप एनआईओएस बोर्ड से दे सकते हो।
एनआईएस बोर्ड का एक और खास बात है कि इनका टॉप 20 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास होता है। तो 75 की जगह पे आपको 70% भी लेके आते हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। बिसाइड्स कि अगर आप जो है सीबीएसई को चुनो या एनआईएस को चुनो, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सीबीएसई को आप चुनो। अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स रह चुके हो तो सीबीएसई से इंप्रूवमेंट देना चाहिए, और इसका फॉर्म जो है टाइमली आता है और टाइमली चला जाता है, तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं आप लोग को। आपका फॉर्म फिलिंग से लेके आपके एडमिट कार्ड्स, आप लोग के ग्रुप प्रोवाइड करना है, स्टडी नोट्स प्रोवाइड करना, सिलेबस वगैरह ये सब कुछ दे रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको एक बैच ज्वाइन करना पड़ता है, हमारा फोकस बैच। तो आपको सिंपली डून विनर वेबसाइट पे आना है, कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। इसमें आके सीबीएसई प्राइवेट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो हमारा ये कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए बैच होता है। फिर आपको यहाँ पे फोकस 2.0 बैच मिलेगा आपको, इम्प्रूवमेंट और फेलियर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट में होंगे वो भी और जो फेलियर में होंगे वो भी। ठीक है। तो अगर आपका इम्प्रूवमेंट है तो भी आप इसमें कर सकते हो। नीचे आना है बस, इसके लिए डायरेक्ट लिंक भी मैं दे दूंगा, और यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइडेड होगा। एंड देन यहाँ से आपको इनरोल करना है। जैसे आप इनरोल क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा, और इसमें आपको नाम, आपका ईमेल और फ़ोन नंबर देना है, एंड देन इनरोल करना है। जैसे ही आप ये चीज़ फुलफिल करके आप पेमेंट करते हो तो आपको एक मेल आ जाता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड करते हैं, एंड देन आपको फोकस बैच के लिए जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होता है वो सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जब आपका फॉर्म आता है तो हम खुद आपको कॉल करते हैं और आपका फॉर्म हम खुद ही फिल करते हैं, जैसे कि आप कोई गलती ना करो। वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके आपका ईमेल आईडी वगैरह मिस्टेक करना, फ़ोटोज़ वगैरह गलत डाल देना, ये सारी चीज़ों से बचना है तो आपके लिए ये काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसमें सारा कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। तो ये एक वन गो सॉल्यूशन से पूरे साल तक इसमें सपोर्ट हम लोग कर रहे थे, जब तक आपका मार्कशीट आपके हाथ में नहीं आ जाता। कई बार आप सोचते हो कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने के बाद से अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो क्या हमारा पुराना वाला मार्कशीट इनवैलिड हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, उसमें नंबर कम भी आ जाता है तो पहले वाला जो मार्कशीट है वो वैलिड रहता है। इवन दो आप इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूव हो जाता है मार्क्स, तब भी आपको पुराना वाला मार्कशीट को कैरी करना पड़ता है। लेट्स से आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और इसमें से 2 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स इम्प्रूव हो गए, 1 में कम रह गया, तो ये जो सब्जेक्ट में कम नंबर आया है इम्प्रूवमेंट के टाइम पे, इसको आप ड्रॉप करके पिछले वाला जो ज़्यादा था उसको लेके फिर परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। ठीक है? तो ये चीज़ें बेनिफिशियल होता है, आपका कहीं से भी लॉस नहीं होता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना, और इसके चार्जेस बहुत ही कम रहते हैं। जैसे आप फोकस बैच में ज्वाइन करते हो तो उसके बाद से अप्रॉक्सिमेटली आपका 2000 के आसपास बोर्ड चार्जेस जाता है एग्जाम फीस के तौर पे, बाकी डन। अगर ये चीज़ आप स्कूल से करा रहे हो तो आपसे 5000 10,000 हो सकता है स्कूल का फीस ही ले लें 1 लाख तक। वो चीज़ से आपको बचना चाहिए, एंड लाइक आप क्योंकि जेईई एस्पिरेंट्स है तो आपको घर से पढ़ाई करनी है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपके लिए बेटर सॉल्यूशन है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत पहले से आप लोग को गाइड करते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे वीडियोज़ देखे होंगे जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, पुराने वीडियोज़, जिसमें ऑलरेडी हम लोग ने ये सारे डिटेल्स बता रखे हैं। अब इसमें कुछ और डिटेल्स आप लोग को जानना चाहिए कि जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स आपने जुलाई में दे रखा था अभी, जुलाई सेशंस में किसी एक सब्जेक्ट का दिया होगा आप में से कुछ स्टूडेंट्स, वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। लेट्स से कि उसमें मैथ्स का एग्जाम दिया था, पहले आया था आपके 45 मार्क्स 2024 का मेन एग्जाम्स में। आपने जुलाई सेशन दिया, इसमें आ गया 65 मार्क्स। आपने फिर से मैथ्स का एग्जाम दिया और आपका जो है नेक्स्ट ईयर वाला फरवरी मार्च वाला, उसमें आपके आ गए 78 मार्क्स। तो 78 वाला बेटर है, तो ये भी ड्रॉप हो गया और ये भी ड्रॉप हो गया। जुलाई वाला मार्कशीट आपको कहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं। बट लेट्स से कि आपका केस अलग हो गया थोड़ा सा, 45 पहले आया था और उसके बाद से आपके आ गए 79 या 78 जो भी है, ठीक है, या 80 प्लस आ गया, 100 आ गया, तो 79 या जो भी आ गया आपका परसेंटेज बढ़ गया। अब इस सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर नहीं होना चाहते वापस से फरवरी में, आप 75 फुलफिल करोगे किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम देके, तो ये वाला जो इम्प्रूवमेंट था ना जो बीच में आपने जुलाई में दिया था, इसको आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे टोटल 3 मार्कशीट को अपलोड करना पड़ता है। अब मार्कशीट अपलोड कैसे करना होता है, वो सब चीज़ें हम लोग काउंसलिंग वाले वीडियोस में बताते हैं। आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में तीनों मार्कशीट को अटैच करना पड़ता है, एंड देन अपलोड हो जाता है। अगर आपके पास 2 मार्कशीट है तो दोनों पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, वो अटैच हो जाता है, और काउंसलर्स को सब पता रहता है, लाखों स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू उतना ही है जितना बाकी चीज़ें। अब इसमें आपका रोल नंबर चेंज हो जाता है, जो आपका अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोगे उसके रोल नंबर चेंज हो जाएंगे। तो कैसे फॉर्म फिल करना है जेईई मेंस का वो भी मैं बता देता हूँ। ये चीज़ का ध्यान रखना है। रोल नंबर चेंज होगा तो रोल नंबर से कोई मतलब नहीं है चेंज होना, क्योंकि आप दूसरे ईयर में जाके एग्जाम दे रहे हो तो सीरीज चेंज हो रहा है तो रोल नंबर चेंज हो जाएगा। मार्कशीट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अगर आप दिल्ली से आउटसाइड से हैं तो आपके एग्जाम सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है।
सॉरी दिल्ली से हो तो एग्जाम सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है, अगर दिल्ली के आउटसाइड हो तो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम सेंटर से भी कलेक्ट करना पड़ता है, बट इसके लिए आपको ईमेल आता है सीबीएसई से, ठीक है? अब ये चीज़ें ध्यान रहा। अब जेईई के लिए कैसे अप्लाई करना है? तो कोई भी केस है, क्योंकि आप ऑलरेडी पास आउट हैं, तो आप एज़ अ पास्ट स्टूडेंट ही अप्लाई करोगे। अब अपीयरिंग में नहीं डालना है आपको फॉर्म्स, ये ध्यान रखना। पास आउट हो, आप सोचोगे कि मेरे तो 65% आया, मैं पास आउट के तरीके कैसे डालूँ? उसमें तो 75 चाहिए हमें। तो ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया ना, जेईई मेंस की फॉर्म फिल करने के लिए कोई परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है। इवन दो आपका 45 परसेंटेज आया है, तब भी आप जेईई मेंस का फॉर्म फिल कर सकते हो। बट आईआईटी और एनआईटीज़ के लिए एडमिशन के टाइम पे आपको वो इम्प्रूव्ड मार्कशीट को दिखाना पड़ेगा। तो उसी समय पे अब लेट्स से आपने जेईई मेंस डाल दिया, आपके क्लियर भी हो गया, 95 99 परसेंटाइल आ गया। अब आपका जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो, आप जेईई एडवांस के जब फॉर्म फिल करोगे, उस समय पे भी 65 पे ही हो जाएगा। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स को आप दिखा के एंड देन कर सकते हो। अब इतना सा समझ में आ गया कि जेईई मेंस का जो फॉर्म फिलिंग होता है, वो आपको एज़ अ पास्ड आउट ही फिल करना पड़ता है, ठीक है? तो जब पास आउट के तरीके फिल करोगे, तो जो भी आपके पास परसेंटेज था, वो एज़ इट इज़ मेंशन करोगे। काउंसलिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और उसी समय पे ये सारा चीज़ हो जाता है। तो जब काउंसलिंग के लिए आप रजिस्टर करोगे जोशा के पास, तब जाके आपका जो है सारा चीज़ें मेंशन करना, उससे पहले कोई नीड नहीं है। आपके मार्क्स कैसे हैं, और जोशा काउंसलिंग से पहले आपके मार्कशीट्स आपके पास आ जाते हैं। आप अपना जो है जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हो, रजिस्टर कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अगर कोई डाउट है, तो आप हमारे डोनविनर वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये सब चीज़ के लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। होप इन दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है। कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।